तो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी का बहुत कमेंट आ रहा था केमिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 1 वालों के लिए कुछ कीजिए और केमिस्ट्री सब्सिडरी के लिए तो कुछ कीजिए। तो मैं आप सभी के लिए आज पीरियोडिसिटी का रिवीजन वीडियो लाई हूँ। ये वीडियो कितने देर का होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं पीरियोडिसिटी का एक भी कंसेप्ट नहीं छोड़ूंगी। जितने भी कंसेप्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ये सभी मैं आप लोगों को बता दूंगी। ओके, ये बिहार यूनिवर्सिटी का जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, आप सभी को अच्छे तरीके से पता होगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को पीरियोडिसिटी में पढ़ना क्या क्या है वो आप लोग को पता होना चाहिए। तो पहला पढ़ना है हम लोग को एटॉमिक रेडियस, दूसरा पढ़ना है हम लोग को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीसरा पढ़ना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, और क्या क्या पढ़ना है, और आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ना है, मेटालिक कैरेक्टर पढ़ना है। ओके, पीरियोडिसिटी में ज़्यादातर क्वेश्चन यही आता है, जैसे कोई गैस दे देगा, मतलब कोई भी एलिमेंट दे देगा और पूछेगा इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है उसके कंपेयर में, एक्सप्लेन। एग्जाम सब्जेक्टिव होने वाला है जैसे कि आप सभी को पता है, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो ऑर्डर पूछता है। ओके, तो आज के वीडियो लेक्चर को पहले देख लीजिए पूरा, उसके बाद आप लोग अपने आप को पहले से बेटर महसूस कीजिएगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, एटॉमिक रेडियस। देखिए क्या है, वी कैन नॉट मेजर द एग्जैक्ट साइज ऑफ एन आइसोलेटेड एटम बिकॉज इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हैव ए रिमोट चेंज ऑफ बीइंग फाउंड क्वाइट फार फ्रॉम द न्यूक्लियस। ओके, देखिए एटॉमिक रेडियस जो मतलब कि जो होता है, हम लोग किसी भी आइसोलेटेड एटम का उसका हम लोग एग्जैक्ट साइज नहीं पता कर सकते हैं। ओके, क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर होता है। ओके, तो सो डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस कैन बी यूज्ड बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट ऑफ एटम्स। तो बहुत सारे टाइप के एटम्स होते हैं ना, तो उसके बेस पे बहुत सारा एटॉमिक रेडियस भी होता है। तो कौन कौन सा होता है हम लोग का, देखिए एक होता है कोवैलेंट रेडियस, एक होता है वैन डर वाल रेडियस और एक होता है मेटेलिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। कौन कौन सा, कोवैलेंट, वैन डर वाल, मेटालिक। अगर आप एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव नहीं हो रहा है, सब्जेक्टिव हो रहा है, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए बी सी करके कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर कंसेप्ट सही है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो ये पूछा जाता है किसका आप लोगों का रेडियस, ये कोवैलेंट, मेटालिक और मतलब ये तीनों में किसका ज़्यादा होता है एटॉमिक रेडियस और किसका कम होता है, ये हम लोग ये मैं आप लोग को बताऊंगी। जब हम लोग समझ लेंगे ये आखिर कोवैलेंट रेडियस क्या है, मेटालिक रेडियस क्या है और वैन डर वाल रेडियस क्या है। चलिए देखिए, कोवैलेंट रेडियस क्या होता है, द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 आइडेंटिकल एटम ज्वाइंड बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल इज नोन एज कोवैलेंट रेडियस। तो देखिए समझिए क्या होता है कोवैलेंट रेडियस क्या होता है। हम लोगों का देखिए एक सर्किल यहाँ है और दूसरा सर्किल फिर कहाँ है, यहाँ है। ओके, ये थोड़ा सा छोटा हो गया, इसको फिर से थोड़ा सा बड़ा करते हैं। सॉरी, रुक जाइए, मैं फिर से करती हूँ। देखिए क्या है, कोवैलेंट रेडियस क्या होता है, तो हम लोगों का एक ये है और दूसरा ये है। छोटा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। चलिए, अरे तो हट ही जा रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, यार डायग्राम तो बना ही हुआ है, इसी में समझ लेते हैं। चलिए देखिए क्या है, दी हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 आइडेंटिकल एटम। मतलब आप लोगों का 2 आइडेंटिकल एटम है, एक एटम ये है और एक एटम ये है। तो ये दोनों का जो हम लोग ये डिस्टेंस जो है, इसका हाफ जो होता है, ये हम लोग का कोवैलेंट रेडियस कहलाता है। समझिए आप लोगों का एक यहाँ पे एटम है और एक यहाँ एटम है, इसका भी सेंटर होगा, इसका भी सेंटर होगा, दोनों सेंटर को ज्वाइन कीजिए और इसका जो हाफ होगा ना, यही हम लोग का होता है कोवैलेंट रेडियस। दी हाफ ऑफ, देखिए डिफिनीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कोवैलेंट रेडियस का, तो आप लोग याद कर लीजिए। दी हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 आइडेंटिकल एटम, यहाँ पे देख लीजिए, दी हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 आइडेंटिकल एटम ज्वाइंड बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सो कोवैलेंट रेडियस फॉर ए, इसका क्या हो जाएगा, डी ए। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। चलिए देखिए अब आगे हम लोगों का, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूंगी ना, ये इसका कोवैलेंट रेडियस क्या होगा, तो इसका हाफ। ओके, ये जो लाइन है इसका हाफ, मतलब यहाँ पे हम लोग का कोवैलेंट रेडियस हो जाएगा। चलिए देखें, इफ़ कोवैलेंट रेडियस इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 डिफरेंट एलिमेंट देन। तो अगर आप लोगों का देखिए यहाँ तो सेम है ए मॉलिक्यूल, अगर यहाँ पे ए मॉलिक्यूल होगा और यहाँ पे बी मॉलिक्यूल होगा और उसके बीच आप लोगों को कोवैलेंट रेडियस निकालने के लिए पूछेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, तो कि ये ए है और ये बी है। अगर हम लोगों को इसके बीच पूछेगा तो हम लोग का ये आर ए
और प्लस यहाँ से यहाँ तक का दूरी RA होगा और यहाँ पे RA और RB हो जाएगा और हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे और 0.09 ओके देख सकते हैं हम लोग 0.09 में इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, मतलब हम लोग दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस के मल्टीप्लिकेशन 0.09 ओके। तो ये हो जाएगा हम लोगों का कोवेलेंट रेडियस का फार्मूला। कब? जब हम लोगों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों का डिफरेंट रहेगा, मतलब डिफरेंट एलिमेंट रहेंगे तब। चलिए आप लोग समझ गए कोवेलेंट रेडियस क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे वैन डर वाल रेडियस क्या होता है। देखिए, इट इज़ द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट एटम ऑफ द टू नेबरिंग मॉलिक्यूल इन द सॉलिड स्टेट। तो देखिए हम लोगों का वैन डर वाल रेडियस क्या होता है, हम लोग का ये एक A2 मॉलिक्यूल है और एक ये दूसरा A2 मॉलिक्यूल है। तो हम लोगों का ये दोनों के बीच जो डिस्टेंस होता है, ये दोनों के बीच ओके, एक एटम यहाँ है एक एटम यहाँ है, तो ये दोनों के बीच जो होता है ना, इसका हाफ जो होता है ये हम लोगों का कहलाता है वैन डर वाल रेडियस। तो देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे डायग्राम से दिख रहा होगा वैन डर वाल रेडियस कौन है। देखिए ये हम लोग का 2 एटम है ओके, 2 एटम है, तो ये दोनों के बीच का जो हाफ होगा, ये तो हम लोग थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को पढ़ाई हूँ, कोवेलेंट रेडियस होता है। और उसके बाद क्या, देखिए आप लोग बोर हो रहे होंगे, मुझे पता है, पढ़ने में कोई भी किसी को भी खुशी नहीं महसूस होती है, चाहे वो कितना भी टॉपर क्यों ना हो, मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को पढ़ना है क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, तो और कोई उपाय है ही नहीं ओके। तो यहाँ पे ये आप लोग का हो जाएगा कोवेलेंट रेडियस। और अभी हम लोग पढ़े हैं वैन डर वाल रेडियस। तो वैन डर वाल रेडियस क्या होता है, हम लोग का 2 नेबरिंग एटम, ये दोनों नेबरिंग एटम है, ये दोनों का हम लोगों का इसका हाफ जो है ना, ये हम लोग का हो जाएगा वैन डर वाल रेडियस ओके। चलिए अब देखिए हम लोगों का नेक्स्ट क्या है, वैन डर वाल रेडियस देख लिए, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा DA/2। चलिए 2 रेडियस तो देख चुके हैं, कौन कौन देख चुके हैं, वैन डर वाल देख चुके हैं, कोवेलेंट देख चुके हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ये हम लोग का 2 एटम है, वैन डर वाल रेडियस क्या हो जाएगा, वैन डर वाल रेडियस हम लोग का ये होगा ओके, नहीं वैन डर वाल नहीं, ये पहला कौन पढ़े थे हम लोग, आयनिक रेडियस, सॉरी पहला कोवेलेंट रेडियस ओके। ये कोवेलेंट बॉन्ड के बीच जो रेडियस होगा ये कोवेलेंट रेडियस होगा, और वैन डर वाल में 2 अलग अलग होगा, और इसके बीच का जो हाफ होगा ये हम लोगों का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वैन डर वाल रेडियस। चलिए अब देखिए मेटालिक रेडियस क्या होता है। इट इज़ 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एडजेसेंट मेटल एटम इन द मेटालिक क्रिस्टल लैटिस। तो हम लोगों का मेटालिक रेडियस क्या होता है, 2 मेटल के बीच जो डिस्टेंस होता है ना ओके, किस प्रकार का होता है, आप लोग का एक यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, ये दोनों का हाफ जो होता है ना, यही हम लोगों का क्या हो जाता है, मेटालिक रेडियस हो जाता है। तो चलिए मैं जैसा कि आप लोगों को पहले क्वेश्चन पूछी थी पढ़ाने से पहले, अगर अभी समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए ये आप लोगों का क्या था, ये आप लोग का पहला था, और दूसरा क्या था, ये आप लोग का वैन डर वाल था, और लास्ट वाला क्या है, मेटालिक है, और ये हम लोग का क्या था, कोवेलेंट। तो अगर मैं ये इसमें से पूछूंगी कौन सा रेडियस सबसे बड़ा होगा, तो जैसा कि आप सभी को दिख रहा है वैन डर वाल में दोनों के बीच बहुत दूरी है, तो वैन डर वाल रेडियस जो होगा हम लोगों का, वो हम लोग का सबसे बड़ा होगा। और इस दोनों में बात करेंगे तो इस दोनों में तो ओवरलैप कर रहा है, मतलब ये दोनों, ये जो डिस्टेंस होगा और ये डिस्टेंस होगा, तो इसमें मेटालिक वाला ज़्यादा होगा ओके। ये दोनों तो ओवरलैप कर रहा है तो कुछ कम हो जाएगा, और इसका है जो इसके बाद मेटालिक आ जाएगा ओके, मेटालिक रेडियस। उसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, कोवेलेंट रेडियस। तो आप सभी इसका ऑर्डर याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा वैन डर वाल का होता है क्योंकि इसमें दोनों अलग अलग एटम होते हैं ओके, नेबर में होता है तो पड़ोसी में थोड़ा सा दूरी रहता है। आप लोग डायग्राम से भी समझ सकते हैं, ये डिस्टेंस जो है ये ज़्यादा दूर है ओके, और ये सबसे कम है ओके, क्योंकि दोनों ओवरलैप कर रहा है और इसमें एग्जैक्ट मिल ही रहा है पॉइंट पे, तो ये हम लोग का बीच में आ जाएगा मेटालिक ओके। तो आप लोग यहाँ पे ऑर्डर देख सकते हैं, कोवेलेंट जो होगा वो सबसे कम होगा, फिर मेटालिक होगा, फिर वैन डर वाल रेडियस होगा ओके। ये सभी समझाने के लिए आ सकता है आप लोगों को, कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, आयनिक रेडियस क्या होता है, और मेटालिक रेडियस क्या होता है। तो आप लोग डायग्राम वगैरह ऐसे ही बना के अच्छे तरीके से समझा दीजिएगा और ऑर्डर भी लिख दीजिएगा। तो अब हम लोग देखेंगे एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड है, पीरियड में क्या होता है, ग्रुप में क्या होता है, ये सभी तो हम लोग अभी समझेंगे। लास्ट में मैं आप लोग को एक चार्ट दिखाऊंगी जिससे मैं आप लोग को जितने भी कंसेप्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी मैं कवर करवा दूंगी ओके। आप लोग बस ध्यान से वीडियो को देखते रहिए, बोर हो रहे हैं फिर भी। चलिए देखिए, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन द पीरियोडिक टेबल। तो क्या हो जाएगा, वेरिएशन एलोंग ए पीरियड, पीरियड में क्या होता है हम लोग का एटॉमिक रेडियस। देखिए एटॉमिक रेडियस जो होता है, यहाँ पे भी देख सकते हैं कितना आसान से इसमें समझाया हुआ है। पीरियड में हम लोग का एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, और ग्रुप में हम लोगों का एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। पीरियड कहने का क्या मतलब है, लेफ्ट टू राइट, और ग्रुप कहने का मतलब है टॉप टू बॉटम ओके। इन जनरल द कोवेलेंट एंड वैन डर वाल रेडियाई डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओके। एटॉमिक रेडियाई क्या होता है पीरियड में, एटॉमिक रेडियाई पीरियड में
डिक्रीज करता है, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे ये डायग्राम में दिख रहा होगा, एटॉमिक रेडियस जो है वो पीरियड में डिक्रीज करता है। लेकिन एग्जाम तो सब्जेक्टिव हो रहा है, तो आप लोगों से कारण पूछा जाएगा एटॉमिक रेडियस जो है वो पीरियड में डिक्रीज करता है वाई। ओके, ये लिख दिया जाएगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, देन एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीजेज, एक्सप्लेन वाई। ओके, या फिर एक्सप्लेन वाई करके 4-5 क्वेश्चन जो है ना, एक ही क्वेश्चन में आप लोगों से 4-5 पूछ लिया जाएगा, 1 का ABC करके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, तो देखिए क्या वजह है आप लोगों का एटॉमिक रेडियस पीरियड में डिक्रीज होने का। तो देखिए क्या है, इट इज़ बिकॉज विथ इन द पीरियड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर इन द सेम वैलेंस शेल एंड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। देखिए जब हम लोग पीरियड में मूव करते हैं तो हम लोगों का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो सेम में हम लोगों का सेम जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है उसी में हम लोग का इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल होता है। ओके, और जिससे हम लोग का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है इंक्रीज हो जाता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से सो द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज रिजल्टिंग इन द इंक्रीज अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मॉलिक्यूल्स। ओके, चलिए देखिए अब क्या है, ग्रुप में क्या होता है, वेरिएशन एलोंग अ ग्रुप, एटॉमिक रेडियस इन अ ग्रुप इंक्रीज एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज। एटॉमिक रेडियस ग्रुप में क्या होता है, इंक्रीज करता है नंबर, एटॉमिक नंबर को इंक्रीज करने से। इट इज़ बिकॉज विथ इन द ग्रुप द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेज, क्योंकि देखिए जब हम लोग ग्रुप में जाते हैं टॉप टू बॉटम तो हम लोग का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब n जो है वो हम लोगों का बढ़ता है। ओके, एंड द वैलेंस, और जो n बढ़ने से मतलब देखिए यहाँ पे हम लोग का n = 1 है, और ये हम लोग का क्या है, n = 2 है, और ये हम लोग का n = 3 है। मतलब न्यूक्लियस से जो है ना वो दूरी है जो बढ़ता जाता है। ओके, तो न्यूक्लियस से दूरी बढ़ता जाता है तो हम लोग का रेडियस जो है एटॉमिक रेडियस वो हम लोग का बढ़ता जाता है। चलिए देखिए आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस का फॉर्मूला आप मतलब कि डिफिनेशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। द रिमूवल, देखिए मैं आप लोगों को ये एक साथ इतना अच्छा आप लोगों को नोट्स कहीं नहीं मिलने वाला है, और जो कि मतलब आप लोग पढ़ने जाइएगा बहुत जगह तो आप लोगों को पूरा मतलब कि सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन पढ़ना वही है जो एग्जाम में आ सकता है। ओके, द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ केटायन वेयर एज गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन लीड्स टू एन आयन। तो आयनिक रेडियस क्या होता है, अगर हम लोग किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो हम लोग का केटायन बनता है, और इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो हम लोगों का एनायन बनता है। आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर कुछ इस प्रकार से होता है, आप लोग देख सकते हैं। ओके, वेरिएशन ऑफ, अब हम लोग देखेंगे वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। तो देखिए क्या होगा, हम लोग आई थिंक सब कुछ पढ़ ही रहे होंगे, कुछ भी छोड़ नहीं रहे होंगे। अच्छा, इधर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हम लोग छोड़ चुके हैं। देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट जाने से पहले, नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक आयनिक रेडियाई का एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ, वो ध्यान दीजिएगा। इन जनरल द आयनिक रेडियाई ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एग्जिबिट द सेम ट्रेंड एज द एटॉमिक रेडियाई। मतलब जनरली जो है ना, जो ट्रेंड एटॉमिक रेडियाई का होता है वही ट्रेंड आयनिक रेडियाई का होता है। मतलब एटॉमिक रेडियाई जो पीरियड में होता है वही आयनिक रेडियाई भी होता है, और जो ग्रुप में होता है वही होता है। लेकिन a cation is smaller than its parent atom because it has fewer electron while its nuclear charge remain the same। देखिए क्या बोल रहा है आप लोग का, केटायन जो है ना, केटायन वो हम लोग का छोटा होता है न्यूट्रल एटम से। ओके, अगर मैं कोई आप लोगों को कोई केटायन का दे देगा, जैसे Na+ दे दिया जाएगा और आप लोग को Na दे दिया जाएगा, और इस दोनों में पूछा जाएगा आप लोगों का किसका साइज बड़ा है और क्यों, या फिर किसका साइज छोटा है और क्यों। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या आप लोग का Na+ है, मतलब ये क्या बोला, एक केटायन है और ये एक न्यूट्रल एटम है। तो हम लोग पढ़े एक केटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। ओके, ये केटायन जो है वो हम लोगों का छोटा होता है पेरेंट्स एटम से, और एनायन जो होता है वो पेरेंट एटम से बड़ा होता है। अगर कोई एनायन यहाँ पे आएगा तो ये एनायन बड़ा हो जाएगा। मतलब आप लोग को ऑर्डर याद रखना है, सबसे छोटा जो है केटायन होता है, फिर न्यूट्रल एटम होता है, और उसके बाद हम लोगों का एनायन होता है। अगर ऐसे याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे याद रखिएगा, पहले प्लस, फिर यहाँ पे न्यूट्रल मतलब 0, और यहाँ पे माइनस। ये हम लोगों का ऑर्डर होता है आयनिक रेडियाई का। ओके, तो लेकिन एग्जाम तो सब्जेक्टिव होने वाला है, तो आप लोगों से कारण पूछा जाएगा। तो कारण देखिए, A cation is smaller than its parent atom because it has fewer electron while its nuclear charge remain the same। क्या होता है आप लोगों को, इट हैज़ फीवर इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कम होता है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो सेम ही रहता है। ओके, और द साइज ऑफ एनायन विल बी लार्जर देन दैट ऑफ द पेरेंट एटम बिकॉज द एडिशन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन वुड रिजल्ट इज
इंक्रीज रिपल्सन अमॉन्ग द इलेक्ट्रॉन एंड डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज करता है तो हम लोगों का साइज जो है वो इंक्रीज कर जाता है। ओके, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम लोग का डिक्रीज क्यों करता है? क्योंकि हम लोगों का एनायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से रिपल्सन ज़्यादा होता है और रिपल्सन ज़्यादा होने से न्यूक्लियर चार्ज जो है वो घट जाता है। ओके, एग्जाम्पल के देख सकते हैं, जैसे हम लोग का फ्लोराइड आयन है। ओके, यहाँ पे दिया हुआ एग्जैक्ट वैल्यू से समझते हैं। देखिए यहाँ पे फ्लोराइड आयन है और यहाँ पे एफ है। जैसे कि मैं आप सभी को बताई, अगर हम लोग का एनायन होगा तो किसी भी पेरेंट एटम से उसका आयनिक रेडियाई ज़्यादा हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे एफ माइनस एनायन जो है इसका हम लोग का आयनिक रेडियाई 136 है और ये हम लोग का न्यूट्रल जो है इसका हम लोग का आयनिक रेडियाई जो है वो हम लोगों का 64 है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो कैलकुलेट किया गया तो इसका कम आया गया। कम आने का कारण क्या था मैं आप लोग को पहले दिखा चुकी हूँ और बता भी चुकी हूँ। और यही अगर आप लोग मैं आप अभी सोडियम केटायन की बात करूँ, यहाँ केटायन है और यहाँ न्यूट्रल है। मैं अभी क्या बताई, केटायन का जो आयनिक रेडियाई होता है वो कम होता है सोडियम से। ओके, देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दी एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम इज, देखिए इसका 186 दिया हुआ है और इसका 95 दिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं केटायन का जो है वो कम है न्यूट्रल से और एनायन का जो है वो न्यूट्रल से ज़्यादा है। ओके, चलिए एग्जैक्ट वैल्यू भी एक एग्जांपल देके मैं समझा दी। तो आप लोग याद रखिएगा किसका एटॉमिक आयनिक रेडियस जो होता है वो किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, ये सभी। तो चलिए एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। आयनिक रेडियस जो होता है वो हम लोगों का एनायन का ज़्यादा होता है, उसके बाद न्यूट्रल, अगर और उसके बाद केटायन। अगर तीनों एक साथ दे दिया जाएगा ना तो आप लोग इसी प्रकार से कंपेयर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक कवर करना है, लेकिन फिर भी आप लोग प्लीज़ बोर हो रहे हैं, फिर भी इसे आवाज़ इतना भी बोरिंग नहीं है जिससे आप लोग बोर होइएगा, लेकिन कोशिश कीजिए आप लोग पूरा वीडियो को देखिए। ओके, देखिए अब हम लोग देखेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज क्या होता है, अगर हम लोगों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम होते हैं तो वो हम लोगों का आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहलाता है। अगर आप लोगों को याद नहीं रह पाता है आखिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है क्या, तो चलिए नाम से ही मैं आप लोगों को थोड़ा सा याद करवानी। आइसो मतलब क्या होता है, सेम, और इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही होता है, मतलब सेम इलेक्ट्रॉन जिस स्पेसीज में होता है वही हम लोग का कहलाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। तो देखिए यहाँ पे क्या है O2 माइनस, यहाँ पे क्या है F माइनस, यहाँ है Na प्लस और यहाँ Mg2 प्लस है। अगर आप लोगों को ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर याद होगा तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और यहाँ पे 2 माइनस है, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लिया गया हुआ है, तो मतलब हम लोग का हो जाएगा 2। ओके, तो हम लोग का यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 10। यहाँ क्या है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 और 1 इलेक्ट्रॉन लिया गया है तो हम लोग का हो जाएगा 10। यहाँ सोडियम का क्या होता है, सोडियम का हम लोग का एटॉमिक नंबर 11 होता है और यहाँ पे हम लोग का +1 है, मतलब एक गया, तो एक गया 11 में से, तो यहाँ बचा 10 और यहाँ Mg2 प्लस है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर हम लोग का 12 होता है और 2 गया तो हम लोग का बचा 10। मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट दिए हुए सभी के हम लोग का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 है। मतलब सभी का अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। देख सकते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज आर दोज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जाम्पल O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस एंड Mg2 प्लस हैव द सेम number of electron which is 10. Their radii would be different because of their different nuclear charge। लेकिन आयनिक रेडियस जो होगा ना, देयर रेडियाई, वो हम लोग का अलग अलग होगा क्योंकि सभी के न्यूक्लियर चार्ज जो होंगे वो अलग अलग होंगे। अगर मैं आप लोगों से पूछ दूंगी इसमें से हम लोग का ऑर्डर क्या होगा आयनिक रेडियाई, अभी मैं आप लोग को पढ़ाई हूँ आयनिक रेडियाई का ऑर्डर कैसे लिखना है, तो आप सभी को पता होगा हम लोग एनायन को पहले लिखेंगे और केटायन को बाद में। तो आप लोग ये तो समझ गए ये दोनों पहले आएगा और ये दोनों लास्ट में आएगा, लेकिन इस दोनों में कैसे कंपेयर कर, अगर 2 एनायन दिया रहता है तो फिर हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे ये किसका हम लोग का आयनिक रेडियाई जो है वो हम लोग का ज़्यादा होगा। देखिए आयनिक रेडियाई अगर दोनों एनायन है उसको कंपेयर करना है तो जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा ना उसका हम लोग का आयनिक रेडियाई ज़्यादा हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग केटायन में करना है। ओके, केटायन में हम लोग आयनिक रेडियाई कैसे कंपेयर करते हैं, केटायन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के, मतलब Na प्लस और Mg2 प्लस में जिसका ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उसका हम लोगों का आयनिक रेडियाई जो होगा वो हम लोग का कम हो जाएगा। ओके, तो और कम जिसका मैग्नीट्यूड है उसका आयनिक रेडियाई ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग को Na प्लस और यहाँ आ जाएगा Mg2 प्लस आ जाएगा। ओके, समझ गए आप लोग। अगर ये चारों में अगर आयनिक रेडियाई का ऑर्डर पूछ लिया जाएगा तो आप लोग इस टाइप से बता दीजिएगा। चलिए
देखिए दी कैटायन विद द ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज विल हैव अ स्मॉलर रेडियस। मैं पहले ही बताई हूँ कैटायन जो होगा उसका अगर उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो उसका हम लोग का एटॉमिक रेडियस जो होगा वो ज़्यादा होगा, बिकॉज ऑफ द ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस, क्योंकि उससे हम लोग का न्यूक्लियस से ज़्यादा हम लोग का अट्रैक्शन होगा। एन आयन विद द ग्रेटर नेगेटिव चार्ज विल हैव द लार्ज रेडियस। इन द केस द नेट रिपल्सन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी ओवरवेट द न्यूक्लियर चार्ज एंड द आयन विल एक्सपेंड इन साइज। देखिए आप लोग को ऑर्डर में अभी बताइए क्या ऑर्डर था, हम लोग का O2 माइनस का सबसे बड़ा था, फिर F माइनस का, मतलब पहले एन आयन का था, उसके बाद हम लोग का कैटायन का था। कैटायन का छोटा होगा, एन आयन का बड़ा होगा। ओके, और यहाँ देख सकते हैं मैग्नीट्यूड में इसका ज़्यादा है मैग्नीट्यूड, तो इसका कम है आयनिक रेडियाई। और एनायन में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, एनायन में मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और कैटायन में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ मैग्नीट्यूड। चलिए याद रहेगा आप लोगों को। ये ट्रेंड तो आप लोग समझ ही गए, एटॉमिक रेडियाई पीरियड में डिक्रीज करता है और ग्रुप में इंक्रीज करता है। ओके, सभी कंसेप्ट को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। अब हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे। ओके, हम लोग बाकी ये सभी टॉपिक पढ़ चुके हैं एटॉमिक रेडियाई के बारे में। अब चलिए आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। तब तक अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करूँगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक दिया गया होगा, वो चैनल मेरा ही है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी जाकर पढ़ सकते हैं, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, चलिए देखिए आगे क्या है। तो देखिए आप लोगों का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी का एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होने वाला है। अगर आप लोग का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होने वाला है, मतलब कोई ऐसा जो बिहार यूनिवर्सिटी के, मतलब इस यूनिवर्सिटी के, भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, तो उन लोगों का एग्जाम तो सब्जेक्टिव होगा। लेकिन कोई ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनका कोई और यूनिवर्सिटी होगा और वो अपना पीरियोडिसिटी पढ़ने आए होंगे ग्रेजुएशन के लिए, ओके, केमिस्ट्री सब्सिडरी के लिए, तो वो उनको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वो तो सोच रहे होंगे मेरा एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव होगा और जो मैं पढ़ा रही हूँ वो तो सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही हूँ। तो ऐसा नहीं, आप लोग खुद महसूस कर पा रहे होंगे ये सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। ओके, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड एटम इन द गैसियस स्टेट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब हम लोगों का एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, हम लोग का जो एक, जैसे कोई भी हम लोग का एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, तो उसके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको निकालने के लिए जो हम लोग को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वही हम लोगों का मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वही हम लोग का कहलाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड एटम ऑफ द गैसियस एटम इज नोन एज द आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, देख सकते हैं यहाँ पे, और ये हम लोग का आयोनाइजेशन एनर्जी 1, ये देखिए ये आयोनाइजेशन एनर्जी 1, आयोनाइजेशन एनर्जी 2, आयोनाइजेशन एनर्जी 3 और आयोनाइजेशन एनर्जी 4, ये है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। चलिए अब देखिए आगे क्या है आप लोगों का, वो इसका ऑर्डर सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर कुछ इस प्रकार से होता है, आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग का आयोनाइजेशन एनर्जी का ग्रुप में क्या होता है, पीरियड में क्या होता है, ये सभी कुछ हम लोग समझेंगे। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, आप लोग के एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। अभी वीडियो को देखिए और अपने नोटबुक में कहीं नोट कर लीजिए, मैं बोली थी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा आयोनाइजेशन एनर्जी से ही ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। ये 4 टॉपिक के अलावा ज़्यादा क्वेश्चन आता ही नहीं है। एक आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया, एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और एक एटॉमिक रेडियस। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। बाकी पीरियोडिसिटी में जो भी पढ़ना है सब ऐसे ही है, मतलब थोड़ा सा नॉलेज के लिए पढ़ लीजिए, लेकिन 80% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी 4 टॉपिक से पूछे जाते हैं। चलिए देखिए अब हम लोग क्या देखेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या सीन है, किसमें, पीरियड में। इन अ पीरियड द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विथ ब्रेक्स वेयर द एटम हैव सम विथ स्टेबल कॉन्फिगरेशन। देखिए क्या बोल रहा है, पीरियड में जो होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, पीरियड में जो होता है वो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है। ओके, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विथ ब्रेक्स वेयर द एटम हैव द सेम विथ स्टेबल कॉन्फिगरेशन। द ऑब्जर्व ट्रेंड कैन बी इजिली एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई। तो आप सभी को पता होगा पीरियड में हम लोगों का एटॉमिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज करता है। तो आप लोग ऐसे याद रखिए, एटॉमिक रेडियस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एनर्जी के। बाकी कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग में भूसा भरने की कोई ज़रूरत नहीं है और कचरा मत भरिए। ओके, कंसेप्ट को क्लियर रखिए। एटॉमिक साइज जो होता है
वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एनर्जी के। ओके, द ऑब्जर्व ट्रेंड कैन बी इजिली एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन एटॉमिक रेडिएट। बोथ द फैक्टर इंक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवार्ड्स न्यूक्लियस एंड कंसिक्वेंटली more and more energy is required to remove the electron and the hence ionization enthalpy increases। ओके, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या है। variation along a group, on moving the group the atomic size increases gradually due to an addition of one new principal energy cell at each succeeding element। On account of this the force of attraction towards the valence electron decreases and hence the आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू डिक्रीज। जैसा कि आप सभी को पता है, नीचे जाने पे ग्रुप में हम लोग का साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा। चलिए अब हम लोग इधर देख लेते हैं कुछ। हाँ, और देखिए, अगर आप लोगों का कोई भी हाफ फील्ड या फुल फील्ड ऑर्बिटल आता है तो आप लोगों का आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो उसका दूसरे से कंपेयर कीजिएगा तो उसका हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है जो हाफ फील्ड या फुल फील्ड होता है। आप लोग के एग्जाम में पूछा भी जाता है, एक नाइट्रोजन का किसी से, उसके बगल में जो एलिमेंट है ऑक्सीजन, उसका मतलब कि एक का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है, एक का कम। इसकी वजह क्या है? तो नाइट्रोजन का हाफ फील्ड या फुल फील्ड होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के देखिएगा, नाइट्रोजन का 7 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p3 मतलब 3 2 5 2 7 मतलब 2p3 मतलब हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है। ओके, इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे? वाई नाइट्रोजन इज द मोर आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर टू द ऑक्सीजन, एक्सप्लेन इट। तो आप लोग लिखिएगा आयोनाइजेशन बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन हैज हाफ फील्ड ऑर्बिटल एंड वी नो दैट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज इफ एटम हैविंग हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल। और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दीजिएगा और बस हो जाएगा। क्या देखिए, द पेनेट्रेटिंग पावर ऑफ ऑर्बिटल इज इन द ऑर्डर ऑफ। तो आप लोग का पेनेट्रेटिंग पावर जो होता है वो आप लोग का एस का सबसे ज़्यादा होता है, फिर पी का होता है, फिर डी का होता है, फिर एफ का होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या पढ़ लिए, इस तरीके से हम लोग एटॉमिक रेडियस के जितने भी कंसेप्ट थे, पीरियड में क्या होता है, ग्रुप में क्या होता है, पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी भी पढ़ चुके हैं। चलिए एक बार रिविजन करवा देती हूँ। हम लोग पढ़े क्या, सबसे पहले पढ़े हम लोग एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है हम लोग का पीरियड में, ये पीरियड ही है ना, हाँ पीरियड है। तो पीरियड में हम लोग का एटॉमिक रेडियस जो होता है वो डिक्रीज करता है और ग्रुप में जो है वो हम लोग का इंक्रीज करता है। उसके बाद हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़े। आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोगों का पीरियड में इंक्रीज करता है, ग्रुप में डिक्रीज करता है। और हम लोग पढ़े क्या, अगर हम लोगों का कोई भी एक एनायन दे और न्यूट्रल दे और केटायन दे तो इसमें हम लोग आयनिक रेडियस जो है वो कैसे पता करते हैं। तो हम लोगों का सबसे ज़्यादा बड़ा होता है वो एनायन का होता है, फिर न्यूट्रल का होता है, फिर केटायन का होता है। अगर हम लोग का 2 एनायन दे दिया जाएगा तब हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, तो हम लोग मैग्नीट्यूड देखेंगे। मैग्नीट्यूड जिसका ज़्यादा होगा उसका हम लोगों का आयनिक रेडियस ज़्यादा होगा। अगर 2 केटायन देकर पूछता है तो हम लोग का मैग्नीट्यूड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ओके, मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो उसका हम लोगों का आयनिक रेडियस जो होगा वो हम लोगों का कम हो जाएगा। यही इतना ही पढ़े हैं और ज़्यादा कुछ पढ़े नहीं है। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी पढ़ेंगे। ओके, नहीं अभी हम लोग यूनिट देख लेते हैं। अभी आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़े तो इसका यूनिट देख लीजिए क्या है। इट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इट इज़ मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलो कैलोरी पर मोल। ओके, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी मापा जाता है और किलो कैलोरी पर मोल में भी मापा जाता है और किलो जूल पर मोल में भी मापा जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इज द एनर्जी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन व्हाइल मूविंग अंडर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 है तो जो एनर्जी लगता है वही हम लोग का होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 3.83 इंटू 10⁻⁻20 कैलोरी पर एटम। ओके, इसको मतलब ये न्यूमेरिकल बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग ऑनर्स है, केमिस्ट्री ऑनर्स, तो आप लोग इसको मतलब कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आएगा लेकिन फिर भी आप लोग याद रखिएगा कितने के बराबर क्या होगा। ओके, यूनिट कन्वर्जन में काम आएगा। चलिए अब आयोनाइजेशन एनर्जी का इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। आयोनाइजेशन एनर्जी का तो मैं 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता चुकी हूँ। एक क्या, जब हम लोग का हाफ फील्ड और फुल फील्ड होगा तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। और पेनेट्रिंग पावर बता चुकी हूँ, SPDF का ज़्यादा होता है। ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज विद डिक्रीजिंग द साइज। हाँ, ये तो मैं पहले ही बता दी हूँ। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो बढ़ता है कब, जब डिक्रीज करता है साइज ऑफ एटम और एन आयन। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। और आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज विथ डिक्रीजिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, और स्क्रीनिंग इफेक्ट और एटॉमिक और कौन सा था, साइज। ओके, एटॉमिक साइज, वो दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके,
आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट घटने से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, मतलब इन्वर्सली का रिलेशन है। और आयोनाइजेशन एनर्जी साइज में भी इन्वर्सली का रिलेशन है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज के साथ डायरेक्टली का रिलेशन है। चलिए इस तरीके से हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी खोजिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला पॉइंट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, और ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब चलिए अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है। तो अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत ही लंबा वीडियो बना रही हूँ क्योंकि इसमें मुझे सारे के सारे कंसेप्ट कंप्लीट करना है। अभी बस 3 ही टॉपिक बाकी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है और एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। बस 2 ही टॉपिक बाकी है, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। चलिए देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं किसी भी न्यूट्रल गैसियस एटम में। देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या कर रहे थे हम लोग, किसी भी गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से। ओके, किसी भी गैसियस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे। तब उस समय हम लोग को जो एनर्जी लग रहा था वो हम लोग का आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाता था। और हम लोग अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं किसी भी न्यूट्रल गैसियस एटम में। ओके, और उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं नेगेटिव आयन में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, किसी भी न्यूट्रल गैसियस एटम में हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं और उसको हम लोग एनायन बनाते हैं। ओके, इनटू अ नेगेटिव आयन। द एंथैल्पी चेंज कमिंग दिस प्रोसेस इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और यही हम लोगों को इसी में जो एनर्जी की खपत होती है वही हम लोग का कहलाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रोवाइड्स सम मेजर ऑफ द ईज with which an atom adds on electron to form an ion as represented by this. Depending on the element, the process of adding an electron on electron to the atom can be either endothermic और एक्सोथर्मिक। मतलब ये प्रोसेस पे डिपेंड करेगा, ये हम लोग का इंडोथर्मिक होने वाला या एक्सोथर्मिक। एनर्जी रिलीज करेगा तो एक्सोथर्मिक, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो एंडोथर्मिक पॉजिटिव होता है, एक्सोथर्मिक नेगेटिव होता है। ये सब हम लोग आगे अभी पढ़ने वाले हैं। फॉर मैनी एलिमेंट एनर्जी इज रिलीज when an electron is added to the atom and the electron enthalpy is negative। मतलब हम लोग जब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। ओके, तो हम लोगों का एनर्जी जो होगा वो रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज करेगा तो हम लोग का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव किस केस में होगा, फॉर मेनी एलिमेंट्स एनर्जी इज रिलीज। एनर्जी निकलेगा जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे और हम लोग का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे आप लोग ग्रुप 17 हेलोजन एलिमेंट का देख लीजिए, हैज़ वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ही हाई होता है, बिकॉज दे कैन अटेन ए स्टेबल नोबल gas electron configuration by picking up an electron. On the other hand, noble gases have large positive electron gain enthalpy। और जो नोबेल गैस का होता है इसका लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन हैज़ टू एंटर द नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल क्वांटम लेवल लीडिंग टू अ वेरी अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ओके, मतलब इसको हम लोग को स्टेबल से अनस्टेबल में जाना है, तो इसका जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो हो जाएगा वो हम लोग का लार्ज पॉजिटिव गेन एंथैल्पी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल से अनस्टेबल में जाना है। लेकिन ग्रुप 17 जो है उसको हम लोग को एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या करना है, अपने आप को स्टेबल बनाना है। तो इसका जो हम लोग का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगा वो हाई हो जाएगा। चलिए देखिए अब इसका ट्रेंड क्या है, क्या ट्रेंड चलता है।